हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज का मेरा टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच को पोएटिक डिवाइसेस भी बोला जाता है, उसी को लिटरेरी डिवाइसेस भी कहा जाता है। यानी इसका 3 नाम है, तीनों में से कोई भी नाम उसमें लिख के आ सकता है और उसका आप जवाब देंगे। इसमें क्या होता है, बोलने का एक अलग अलग तरीका होता है, कैसे किसी को बोला जाता है, मतलब बातों में कैसे वजन लाया जाता है। उस वजन को लाने के लिए अलग अलग तरीका अपनाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे इतना भूख लगा है कि मानो मैं पूरा घर खा जाऊंगा। बताइए, कोई घर खाता है जी? असल में वो ये कहना चाहता है कि बहुत खतरनाक टाइप का भूख लगा हुआ है। मुझे इतना प्यास लगा है कि मैं पूरा समंदर पी जाऊंगा। कोई समंदर पीता है जी? बड़ा मारेंगे, मार के क्या बना देंगे, वो झाड़ू बना देंगे। अरे भाई, कोई झाड़ू मतलब इंसान को कोई मार कितना झाड़ू बना देगा? नहीं, वो बहुत गुस्से में है इसलिए वो कह रहा है। एक बोलने का तरीका होता है। आई बात समझ में? वो इतना रो रहा है, लग रहा है कि मानो पूरा नदी बहवा देगा। नदी बहेगा जी, है ना? इतना मतलब वो बोलते हैं ना, पड़ोसी में इतना झगड़ा हो रहा था मानो कि खून की नदियाँ बहने वाली है। खून की नदियाँ ऐसा थोड़ी होता है। तो एक बोलने का जो बातों में वजन लाने के लिए सब इस्तेमाल किया जाता है, उसी का इसमें कम तकरीबन 19-20 है। हमने यहाँ पे 2 लिख रखा है और इसको बारी बारी से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसको बोलते क्या है, कोई सेंटेंस अगर मैं कुछ लिखा है तो कैसे पहचानेंगे कि वो ऑक्सीमोरोन है, एंटीथेसिस है, इसके अलावा सिमली है, मेटाफर है, बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊँगा आपको। फर्स्ट है ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन का मतलब क्या होता है? इसमें मतलब कोई सेंटेंस होगा, मैं आपको बता दूं, कोई सेंटेंस होगा और उस सेंटेंस में एक दो ऐसा वर्ड होगा जो एक दूसरे का अपोजिट होगा। यहाँ पे ऑक्सीमोरोन ओ से शुरू हुआ है तो ओ से अपोजिट आप समझ सकते हैं। और वो जो एक दूसरे का अपोजिट होगा ना वर्ड, वो वर्ड एक दूसरे के बगल में ही होगा, साइड बाय साइड, मतलब एक साथ ही होगा, है ना? मतलब सटे हुए होगा, उसके बीच में कोई और वर्ड नहीं होगा, है ना? अपोजिट होगा। समझेंगे? एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। माई लाइफ इज ओपन सीक्रेट। ओपन आ सीक्रेट, ओपन मतलब खुला हुआ, आ सीक्रेट मतलब बंद, मतलब राज। आप समझ रहे हैं? ओपन सीक्रेट मतलब मेरे जो जिंदगी है वो खुली राज की तरह है, राज है, खुला राज है। सी इज वाइजेस्ट फूल मतलब वो चालाक वाला बेवकूफ़ है, वह चालाक वाला बुद्धिमान बेवकूफ़ है। बुद्धिमान बेवकूफ़ है नहीं बोलते हैं, खिसिया के लोग बोलते हैं, है ना? टोंट मारते हैं, सरकास्टिक वे में लोग बोलते हैं उल्टा पुल्टा, ठीक है? लाइफ इज फुल ऑफ एकिंग जॉय। बताइए, एकिंग मतलब होता है दर्द, पीड़ा, है ना? जॉय एक तरह का कह रहे कि जिंदगी जो है वो खुशियों से भरा है। कौन? दुख वाला खुशियों से भरा है। थोड़ा देखिए आप एक तो उल्टा वाली बात हो गई। हम ये बार बार आपको क्यों दोहरा रहे हैं? क्योंकि बहुत बड़ा नहीं बात बता रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग एक पहला नंबर पे हैं, दूसरा नंबर पे अभी नीचे है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बजे जैसे पहुंचेंगे तो पहला वाला भुला जाइएगा। तो इसीलिए हमने कोड वर्ड में यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से बताया है कि ऑक्सीमोरोन अपोजिट साइड बाई साइड होगा। अपोजिट वाली बात इसमें भी है, देखिए एंटी अपोजिट लिखे हैं, लेकिन इस सेंटेंस में क्या मिलेगा? या तो कोमा मिलेगा, नहीं तो किसी प्रकार का कंजक्शन जरूर मिलेगा आपको। इसमें भी उल्टा वाला बात हो रहा होगा, इसमें भी अपोजिट वाला बात हो रहा होगा, इसमें भी अपोजिट वाला बात है, लेकिन इसमें कंजक्शन नहीं है, इसमें कोमा नहीं है। और वो अपोजिट एक दूसरे करीब है, इसमें एक दूसरे करीब नहीं होगा जिसमें कोमा वाला होगा। बात आ रही समझ में? जैसे ये तो हो गया क्लियर। आई होप आपको ये मेरी बातें और मेरा ये पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा होगा, ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर इसमें कोई डाउट होगा आप में तो प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं इसको आपका सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। एंटीथेसिस। एंटीथेसिस का मतलब होता है, देखिए एंटीथेसिस मतलब यहाँ पे एंटी है तो आप एंटी मैंने आपके लिए लिखा है ताकि आपको समझ। एंटी मतलब अपोजिट। अपोजिट मतलब इसमें भी कुछ वर्ड होंगे जो एक दूसरे को अपोजिट होंगे, लेकिन बीच में इस सेंटेंस में क्या मिलेगा? कोमा मिलेगा? नहीं तो कंजक्शन जरूर मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये वाला एग्जाम्पल, यूनाइटेड वी स्टैंड मतलब हम लोग जब यूनाइट होते हैं तो एक साथ खड़े होते हैं तो मतलब यूनाइट होते हैं। जो भी इसको समझ लीजिए, है ना? हम लोग मतलब खड़े होते हैं, किसी चीज़ को बुलंद ताकतवर होते हैं, जो भी। डिवाइडेड अगर हम लोग टूट जाते हैं तो गिर जाएंगे, ठीक है ना? लाइफ का ये स्ट्रेटेजी है जीने का, है ना? कभी भी यूनाइट होना चाहिए, तभी तो हम खड़े हो पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर कोमा मिल गया आपको, यूनाइटेड।
वी स्टैंड, डिवाइडेड, यूनाइटेड, डिवाइडेड, वी स्टैंड, फॉल, स्टैंड, फॉल, स्टैंड होते खड़ा होते हैं, फॉल होते गिरते हैं, उल्टा हो गया। इसमें क्या आ गया, उल्टा तो हो गया, तो अपोजिट वाली बात तो हो गई, लेकिन इसमें कोमा है, इसमें कोमा नहीं था। आप समझिए बात को, समझेंगे। ये मैं स्पेशल उन दोस्तों के लिए है जो 9, 10, 11, 12 में थियरी 3 में इस बार बैठने वाले हैं, उनके लिए आज इनका सब्जेक्ट हो इंग्लिश, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ये वीडियो देखने के बाद आपका 5 नंबर कहीं नहीं गए हैं, एकदम पक्के हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो अगला ये सेंटेंस है, स्पीच इज सिल्वर, यानी आप जब भाषण देते हैं, चाहे आपकी बोली क्या है, सिल्वर है। बट क्या हो गया, कंजक्शन हो गया, मैंने यहाँ पे लिखा था ना कंजक्शन। स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड, मतलब आप जब बोलते हो, यानी कि आपका भाषण क्या है, सिल्वर है, लेकिन आपकी चुप्पी सोना है। यानी कि हर जगह बोलना अच्छा बात नहीं है, कहीं कहीं चुप्पी साध लेना ही बहुत अच्छी बात रहती है, और वो सिल्वर से भी ज़्यादा महंगा हो जाता है आपका चुप्पी, ठीक है ना। तो चुप रहना भी एक तरह का कला है ना। हर जगह भचर भचर करना अच्छी बात नहीं है। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आया। मैंने इससे पहले आपको बताया था ऑक्सीमोरन और एंटीथेसिस। ऑक्सीमोरन में क्या था, अपोजिट वाली बात था, ठीक है ना। लेकिन अपोजिट दो वर्ड एक दूसरे के, मतलब दो वर्ड होंगे और एक दूसरे के वो अपोजिट होंगे, और दोनों ही एक दूसरे मतलब करीब होंगे, सटे हुए होंगे, है ना, करीब में, बीच में कोई और दूसरा वर्ड नहीं होगा, ठीक है ना। ये उल्टी वाली बात हो गई। और एंटीथेसिस भी था, उसमें क्या था कि अपोजिट तो होंगे, मतलब पूरे सेंटेंस में दो ऐसे वर्ड होंगे जो एक दूसरे के अपोजिट हो रहे होंगे, लेकिन उस सेंटेंस में एक मतलब उस वो दोनों वर्ड के बीच में मतलब दोनों वर्ड करीब नहीं होंगे, और उस पूरे सेंटेंस में या तो कोमा देखने को मिलेगा, नहीं तो कोई ना कोई कंजक्शन देखने को मिलेगा। तो ये बात मतलब वो अपोजिट वाली बात थी। अब ये तुलना वाली बात है, ये कंपैरिजन वाली बात है। ठीक से देखिए, सिमिली का मतलब तुलना करना, मैंने किसी से तुलना करना, लेकिन इसमें आपको क्या मिलेगा, तुलना कीजिएगा तो इसमें एज देखने को मिलेगा सेंटेंस में, या एज देखने को मिलेगा, बीच में कोई वर्ड हो सकता है, अच्छा लाइक देखने को मिलेगा। मतलब ये को मतलब ट्रिक है एक तरह का, अगर सेंटेंस में ये देखने को मिले और किसी से मतलब वो सेंटेंस में किसी से तुलना की जा रही है किसी और चीज से, मतलब आपका तुलना किसी और से किया जा रहा है, जैसे कि आप सलमान खान की तरह है, यू आर जस्ट लाइक ए सलमान खान, मतलब लाइक ए सलमान खान, तो लाइक आ गया ना, तो ये हो गया सिमिली हो गया। क्या हो गया, सिमिली हो गया। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, ही इज एज ब्रेव एज लाइन, वह मतलब बहादुर है शेर की तरह, वो शेर की तरह बहादुर है, ठीक है ना, वो इस तरह बहादुर है जैसा कि मानो शेर हो। यू रन लाइक ए टाइगर, मतलब तुम टाइगर की तरह दौड़ते हो। टाइगर खूब फास्ट दौड़ता है, असल में कहना चाहते हो कि तुम खतरनाक दौड़ते हो, तुम बहुत तेज भागते हो, ठीक है ना। यू रन लाइक, देखिए लाइक आ गया, ठीक है ना, यहाँ पे एज आ गया, यहाँ पे एज आ गया, ठीक है। तो यानी कि सिमिली होगी, यानी तुलना तो हो रहा है, लेकिन उसकी तरह हो, मतलब तुम ना एकदम, मतलब कोई आदमी खूब गोरा आदमी है तो आप कह सकते हैं तुम बल्ब की तरह हो, तुम ना मतलब CFL की तरह हो। डायरेक्ट कोई कह देगा तुम CFL हो, तुम भूत हो, कोई कहेगा तुम भूत की तरह हो, तो भूत की तरह हो तो सिमिली हो जाएगा, सिंपल सी बात है। डायरेक्ट कोई कह देगा तुम भूत हो, ठीक है, उसमें भूत की तरह लाइक एज नहीं आएगा, जैसे तो वो हो जाएगा क्या, मेटाफर हो जाएगा। जैसे कि तुम भूत हो, यू आर घोस्ट, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये तुलना नहीं कर रहा, डायरेक्ट उसको उपाधि दे ही दे रहा है कि तुम भूत ही हो, है ना, मतलब तुम खतरनाक आदमी हो, भूत की तरह नहीं, मतलब भूत से भी ज्यादा तुम भूते हो। जैसे कि दिस रूम इज फर्नेस, मतलब ये रूम क्या है, भट्टी है, मतलब भट्टी तो नहीं है, मतलब वो इतना कंपैरिजन इसमें भी हो रहा है, यानी कि वो कहना चाहता है कि ये रूम जो है बहुत गर्म है, इस सेंस में वो गुस्से में चाहे अंदर का जो फीलिंग्स है वो निकाल दे रहा है वर्ड के थ्रू, इस वर्ड के थ्रू निकाल दे रहा है। क्या बोल रहा है, ये रूम क्या है, भट्टी है। ये बोला जा सकता था ऐसे भी कि ये रूम भट्टी की तरह है, तो भट्टी की तरह जैसे बोलता तो सिमिली हो जाता। इस रूम को डायरेक्ट क्या कह दिया, भट्टी कह दिया, ठीक है। तो क्या हो गया, मेटाफर, यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट कह दे, ठीक है। यू आर सलमान खान, तुम सलमान खान हो, और कोई हैंडसम बंदा है तो बोल सकते हैं यू आर सलमान खान, ठीक है। कैमल इज शिप ऑफ डिजर्ट, कैमल जो होता है वो क्या होता है भाई, जहाज होता है। किसका, कैमल जो होता है वो जहाज होता है, रेगिस्तान का है, जहाज होता है, जहाज से नहीं होता है। उस चीज में कहते हैं कि बहुत अच्छा दौड़ता है, बहुत अच्छा भागता है उसमें, इसलिए हम लोग बोल लेते हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्ट हम कंपैरिजन कर रहे हैं किससे, जहाज से, लेकिन एज लाइक नहीं लगा रहे हैं, याद रखिएगा। तो इसमें बहुत ही छोटा सा कॉमन एरर बनता है, आप कंफ्यूज कर जाएगा। अभी हम लोग चौथे नंबर पे हैं, पांचवा आएगा, छठा आएगा, सातवां आएगा, आठवां आएगा, नौवां, तो ऐसे आएगा तो आप कंफ्यूज कीजिएगा, फिर आप पिछड़ा वाला भूल जाएंगे। आपको इससे पहला वाला जो टॉपिक पहला और दूसरा याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है ना, मैं बता रहा हूँ, ऑक्सीमोरन था और एंटीथेसिस था।
याद आ रहा है आपको? और ये तीसरा नंबर क्या हो गया, सिमली हो गया, और ये मेटाफर हो गया। ठीक है, आई होप ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ होगा तो कमेंट कीजिए, मुझे बताइए इसमें कुछ कमी है तो मैं उसको सुधारने की जरूर कोशिश करूंगा। मेरे हिसाब से आपको मैं समझा चुका हूं, और इससे बढ़िया मैं ना अपने आप को समझा सकता हूं ना आपको समझा सकता हूं। तो रो 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 तो रो तो रो रो तो रो तो रो नहीं। इससे पहले मैंने पढ़ा मेटाफर। मेटाफर मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से तुलना करना। मतलब किसी चीज़ से तुलना करना, डायरेक्ट उसी को बोल देना, तुम आसमान हो, तुम आसमान की तरह नहीं हो, तुम आसमान हो की तरह करेंगे तो वो सिमली हो जाएगा। मैंने बताया था। चलिए अब आगे समझते हैं। एक है एलिट्रेशन। एक मैं बता दूं, एलिट्रेशन हो गया, रिपीटेशन हो गया और एजोनेंस हो गया। इसमें तीनों एक तरह का है, मतलब थोड़ा थोड़ा अंतर है, उस अंतर को समझेंगे। और मतलब इतना जानिए कि रिपीटेशन से संबंधित है ये। एलिट्रेशन मतलब क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीटेशन। कॉन्सोनेंट साउंड मतलब लेटर, मान लीजिए लेटर भी लिख सकते हैं यहाँ पर, मतलब जो आपका कॉन्सोनेंट लेटर है उसका जो साउंड होगा वो रिपीटेशन होगा किसी सेंटेंस में, याद रखें किसी सेंटेंस में। लेकिन वो जो कॉन्सोनेंट लेटर होगा वो फर्स्ट लेटर होगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, फोर फुल यानी एफ यहाँ पे आ गया, फोर फुल फेल, है ना, इन ए फाउंटेन। तो देखिए एफ 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 आ रहा है, सब में रिपीटेशन हो रहा है। एफ का रिपीटेशन, एफ क्या है, कॉन्सोनेंट है, आप समझ रहे हैं। या फिर ऐसे समझा जा सकता है कि इलेक्ट्रेशन में डबल एल है, ठीक है ना, डबल एल आया, रिपीटेशन मतलब यहाँ डबल है मतलब आया है, दो आया है, और ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो ऐसे ट्रिक से माध्यम से याद किया जा सकता है। अच्छा, मतलब वो डबल एल है इलेक्ट्रेशन में, यानी कॉन्सोनेंट है, यानी बार बार आया है, मैंने दो बार आया है, यानी कि रिपीटेशन होगा, तो वो इलेक्ट्रेशन कहलाएगा। और लेटर फर्स्ट होना चाहिए, ये नहीं कि बीच में आ रहा है, वो नहीं, बीच में नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रेशन बोलेंगे। ऐसा होता है सेंटेंस। यहाँ पे देखते हैं, ए बिग बल्ली बेट्स ए बेबी बॉय, ठीक है। अगला समझते हैं रिपीटेशन। खुद ये रिपीटेशन आ गया, मतलब ये रिपीटेशन ही है, इसमें भी रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन कॉन्सोनेंट लेटर का वो भी रिपीटेशन हो रहा है, वो भी फर्स्ट लेटर रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है ना। ये खुद रिपीटेशन है, एक रिपीटेशन आएगा कि भाई, तो रिपीटेशन कैसे पहचानेंगे, जब कोई वर्ड को किसी सेंटेंस में वर्ड बार बार आए, मतलब बार बार मतलब एक से ज़्यादा बार आए, चाहे फ्रेज हो सकता है, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड विच डज नॉट गिव द कंप्लीट मीनिंग, सेंस नहीं देता है, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते हैं, ठीक है ना, उसको फ्रेज बोलते हैं। जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं, 2 वर्ड का हो सकता है, 3 वर्ड का हो सकता है। जैसे एट द डोर, दरवाजे पर, दरवाजे पर क्या नहीं समझ में, ये फ्रेज है, ठीक है ना। तो फ्रेज हो सकता है, चाहे वर्ड हो सकता है।
तो वो रिपीटेशन हो जाएगा। कब? जब उसी वर्ड को मतलब सेंटेंस में दोहरा दिया जाए। जैसे सो लिटिल दे रोज, सो लिटिल दे फेल। सो लिटिल, देखिए सो एक वर्ड है, लिटिल एक वर्ड है, यहाँ पर सो लिटिल फिर से आके, तो यानी कि फ्रेज को दोहरा दिया गया एक ही सेंटेंस में, तो क्या हो गया? रिपीटेशन हो गया। देखिएगा यहाँ पे रिपीटेशन, यहाँ पे रिपीटेशन, ठीक है ना। इलेक्ट्रेशन में भी क्या है? रिपीटेशन। याद रखिएगा, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत छोटी बात है, इसको जितना छोटी बात है उतना ही जल्दी भुलाया जा सकता है ना, और एग्जाम में इतनी बारीकी से याद नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो हम इसको सबसे ज़्यादा खूब से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। हम क्या करेंगे? सब खूब से खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ताकि याद है। 5 नंबर पक्के कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आइए, 2 and 2 make 4। देखिए 2 यहाँ पे आ गया, वर्ड हो गया, और यहाँ पे वर्ड आ गया, ठीक है ना। तो वर्ड का भी एग्जाम्पल हो गया, फ्रेज का भी एग्जाम्पल हो गया, ये रिपीटेशन में। आते हैं अगला, मेरा 7वां पॉइंट है, 7 पॉइंट है, एजोनेंस। एजोनेंस मतलब इसमें क्या होता है? ये भी फिगर ऑफ स्पीच है ना। यहाँ पे नंबर मैंने जितना बता रहे हैं सब फिगर ऑफ स्पीच है, ये सब आते हैं। एजोनेंस का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ वॉवेल्स, मतलब भवेल का रिपीटेशन होगा किसी सेंटेंस में। एक ही किसी 5 गो जो भवेल होते हैं हमारे लेटर्स, उसमें से किसी एक चीज़ पे आधारित बार बार हर वर्ड में आएगा। मतलब उस सेंटेंस में ऐसा वर्ड होगा, जैसे गो स्लो ऑन द रोड, जैसे कि ओ इसमें आ गया, इसमें आ गया, इसमें आ गया, इसमें आ गया, ठीक है ना। गो स्लो, रो आ रहा है ना, साउंड भी आ रहा है, लेटर भी आ रहा है। तो अगर इस तरह हो रहा है तो वो एजोनेंस बोलते हैं। मैंने इस चीज, देखिए ये रिपीटेशन वाली बात है, तो यहाँ पर नोट में मैंने लिखवा दिया है रिपीटेशन। रिपीटेशन 3 तरह का होता है, मैं फिर से बता रहा हूँ। इलेक्ट्रेशन में क्या होगा? कॉन्सोनेंट एल, यहाँ जगह नहीं था तो बड़का एल में एल दे दिए हैं लेटर, अब फर्स्ट लेटर आता है, इलेक्ट्रेशन कहलाता है। रिपीटेशन होगा कॉन्सोनेंट का, यानी कॉन्सोनेंट 21 को है ना, तो उसमें से कोई ना कोई एक होगा। जैसे एम आ गया, मान लीजिए कोई सेंटेंस है तो एम आ गया, तो एम बार बार आएगा सेंटेंस में, ठीक है ना, और वो भी फर्स्ट लेटर में आएगा, मतलब उस वर्ड के फर्स्ट लेटर में आएगा। जैसे एम आ गया, मैंने एग्जांपल दिया, तो एम बीच में नहीं आएगा। वर्ड के मतलब ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं तब तो वर्ड बनते हैं, तब बीच में नहीं आएगा, फर्स्ट लेटर होना चाहिए। इलिट्रेशन, रिपीटेशन, वर्ड बार बार आएगा, चाहे फ्रेज वो दोहराया जाएगा। एजोनेंस, जो भवेल होंगे उसमें उसका रिपीटेशन होगा, यानी तीनों रिपीटेशन ही वाला बात है, ठीक है ना। इसमें दोहराव बार बार आता है, ठीक है ना, किसी सेंटेंस में। तो ऐसे धीरे धीरे छोटी छोटी बातों को पकड़ेंगे तब जाके हमारा वो कंसेप्ट क्लियर होगा। कंसेप्ट तो क्लियर हो ही जाता है, लेकिन हम इसको बैकअप में कुछ दिनों तक कैसे याद करेंगे? कम से कम 1 महीने तक याद करना पड़ेगा। हमको नहीं लगता है कि अब एग्जाम हो पाएगा। ऐसे 5 तारीख को बताया जा रहा है, ऐसे खबर उड़ते उड़ते खबर आया कि 5 तारीख को TRE 3 एग्जाम होने वाला है, लेकिन हमें नहीं लगता है, क्योंकि कोई भी सरकारी काम, चाहे कोई भी नया काम सरकारी विभाग की तरफ से नहीं होता है जब आचार संहिता लग जाता है ना। तो देखिए अब क्या होता है। तो दोस्तों आइए अगला टॉपिक को समझते हैं। ओनोमोटोपिया। ओनोमोटोपिया का मतलब होता है ऐसा मतलब शब्द जिसमें साउंड हो और वो भी रिटन फॉर्म में हो। किस फॉर्म में हो? रिटन फॉर्म में हो। जैसे एग्जांपल में, जैसे साउंड इन रिटन फॉर्म में लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है द एरोप्लेन इज जूमिंग इन द स्काई। द एरोप्लेन इज जूमिंग इन द स्काई। बताइए जूमिंग क्या होता है? जूमिंग एक साउंड है यहाँ पर देखा जाए तो, क्योंकि जूम मतलब वो बड़ा होता है ना, बड़ा करना होता है, तो वहाँ पर तो वो मीनिंग तो है नहीं जूमिंग। तो जूमिंग एक वर्ड है, अब मतलब यहाँ पे साउंड को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है ना। तो द एरोप्लेन इज जूमिंग इन द स्काई मतलब जूम करके जाती है ना, जूम आगे बढ़ती है, उसको हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। तो अगर इस तरह सेंटेंस मिले तो वो क्या है? ओनोमोटोपिया है, ठीक है ना। आप मेरी बातों को समझिए, बहुत हल्का बात है, ज़्यादा। देखिए अगला मेरा टॉपिक है हाइपरबॉल। हाइपरबॉल किसको, बहुत से मैंने टीचर को ऐसे इसको हाइपरबॉल बोलते हुए देखा है, लेकिन मेरा ऐसा रिसोर्स है, मैं जहाँ से इसको लेके आ रहा हूँ, जिस हिमालय की गोद से इसको मैं लेके आ रहा हूँ, उन्होंने बताया है कि हाइपरब्ली बोलते हैं इसको। हाइपरब्ली क्या बोलते हैं इसको? हाइपरब्ली बोलते हैं। चलिए, तो हाइपरब्ली का मतलब होता है, यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया था कि बहुत वो रोता है, इतना रोता है कि समंदर भर गया, इतना मारेंगे, इतना मारेंगे कि खून की नदी बहेगी। खून का नदी नहीं बहता है। मैंने एग्जांपल शुरू में, इस वीडियो को मैंने शुरू में बताया था, तो वो कुछ और नहीं, वो हाइपरब्ली ही था। इन्हें बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलते हैं, कुछ ज़्यादा ही भाई सब है ना, वो भावनाओं में बहक गए हैं। दबंग वाला सीन याद आ रहा है आपको?
वो बोले थे, हाँ तो मैंने बढ़ा चढ़ा कर बोलना, यहाँ पे लिखा है मैंने बढ़ा चढ़ा कर बोलना। सी वेप्ट एन ओशियन ऑफ टीयर्स, यानी वो इतना रोई कि पूरा एक समंदर भर गया, मतलब उस सेंस में यहाँ पे लिखा है। बताइए इतना कोई रोता है जी? हाँ, ये कह सकते हैं कि वो ये कहना चाहता है, इस सेंटेंस से ये पता चल रहा है कि वो बहुत दुख में थी, बहुत रोई थी, बहुत रोई थी, लेकिन इतना रोई कि पूरा समंदर भर गया, ऐसा तो नहीं होता है ना। वो दुख का एक लेवल, टॉप लेवल का जो दुख होता है ना, उस लेवल को ये जाहिर कर रहा है ना, ये ओस्टिन वाला बात दे करके, ठीक है ना। ये एक तरह का आर्ट होता है बोलने का, उसी को तो बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। आई होप मेरे पढ़ाए हुए तरीकों के और ये टॉपिक्स को संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा आपको। आई मेड यू अंडरस्टैंड 1000 टाइम्स, मैंने आपको 1000 बार समझाया है, मैंने आपको 1000 बार समझाया। आई मेड यू, मैंने आपको 1000 बार समझाया। बताइए कोई आपको 2-3 बार समझा देता है तो बोलता है 1000 बार समझाए हैं कि उधर मत जाइए, उधर मत जाइए, उधर मत, फंस गए ना। बुलाती है मगर जाने का नहीं। राहत इंदौरी सुने ना, 1000 बार बोले हैं फिर भी आप जाते हैं। 1000 बार नहीं, 2-3 बार बोले होगा कोई, है ना, आपके मम्मी पापा कोई भी फ्रेंड, लेकिन आप फिर भी जाते हैं। वो एक अलग मसला, आप जाइए, कोई बात नहीं, जाइए, लेकिन 1000 बार तो नहीं समझाया जाता है ना। लेकिन वो सेंस में कह रहा है कि मैंने बार बार समझाया है, ठीक है ना। तो ये बढ़ा चढ़ा के बोलना होगा। आई होप ये वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए टॉपिक होगा, मेरे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बोलना चाहिए। ये बोलना गलत बात नहीं है, ये सब फिगर ऑफ स्पीच में आता है, लोग बोलते हैं। और दुनिया में क्या रखा है, ज़्यादा बोलिए, खुशी कहाँ है? खुशी कहीं नहीं है। बोली विचार में, बिहेवियर में, कैरेक्टर में आपके जब अच्छाई झलकेगा, लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपकी बातों से, तो वहीं खुशी है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा। बताइए चांद तारा कोई तोड़ के लाता है, लेकिन सुनने में अच्छा लगता है, दिल को तसल्ली मिलता है कि भाई चांद तारा तोड़ के लाएगा, सेटिस्फेक्शन मिलता है। अब सेटिस्फेक्शन खरीदने के लिए आप मार्केट जाइए, 1 किलो सेटिस्फेक्शन ले लीजिए, मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन इस बात को सुनने के बाद फिगर ऑफ स्पीच में हाइपरबोलिक के द्वारा वो बोल रहा है कि मैं आपको मतलब सूरज से भी आके लेके जाऊंगा, है ना, सूरज मरोड़ के लेके आऊँगा। भाई साहब असल में वही कहना चाहता है कि मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या हूँ, डेडिकेटेड हूँ, ये कहना चाहता है वो, ठीक है। तो उससे ये सब बोलने से, लंबे लंबे फेंकने से दिल को संतुष्टि मिलती है। लोग फेंकते हैं, आप भी फेंकिए। शायर लोग और फिल्म डायरेक्टर लोग लंबा लंबा फेंकते ही तो हैं। बताइए ना, बाहुबली में वो जब चढ़ाई कर रहा था पहाड़, कई बार गिरा था, लास्ट टाइम में दिखाया ये वो पेड़ है, अब वो छलांग मारा और छलांग मार करके एकदम पलट गया। अब पलट गया तो ऐसे मार रहा है, टिंग नैना टेढ़े टेढ़े टेढ़ा टिंग नैना, बज रहा है म्यूजिक, अब मार रहा है। बताइए अब मार क्या चीज़ रहा है? सब लकड़ी से बनाया था, खर पतवार से बनाया था, वुड का वो सब पार्ट था, अब मार दिया। अगर वो नहीं लगता तो नीचे जाता डायरेक्ट, लेकिन लग गया। तो सब ये तो मैंने BFX से फेंकता ही तो है सब लोग। हम लोग देखते हैं, मज़ा मिलता है, इसको तसल्ली मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, मज़ा आता है। उसको करोड़ों मिलियंस में कहाँ पता नहीं कितना कमाया वो, अब्यूज़ किया कितना, सब फल से न था, आप भी समझते हैं, लेकिन उसमें मज़ा आया, मज़ा, किक मिला, उसी सेटिस्फेक्शन को लिए। सब लोग पता है कि जो फिल्म है वो काल्पनिक घटनाएं वगैरह वगैरह सब कुछ लिखता है, लेकिन फिर भी मज़ा आता है, सेटिस्फेक्शन, तसल्ली, किक, इंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, इसके लिए लोग बोलते हैं। तो खराब मतलब लंबा लंबा फेंकना, मतलब बड़ी बड़ी बातें करना वो गलत बात नहीं है। जितना भी शायर होते हैं लंबी लंबी बातें करते हैं, अच्छा लगता है सुनने में, लगता है कि नहीं लगता है? तो फेंकना गलत बात नहीं है। यहाँ भी तो फेंकाई हो रहा है। बताइए कि वो इतने रोई कि समंदर भर गया, ऐसा थोड़ी होता है। चलिए मेरा अगला टॉपिक है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म माने किसी मुद्दे पर कम रिएक्ट करना। यूफेमिज्म का मतलब होता है किसी मुद्दे पर कम रिएक्ट करना। मतलब कहने मतलब है, मान लीजिए किसी के घर डेथ हुआ है तो डायरेक्ट कहेंगे कि उसके पापा मर गए हैं। पूछेंगे हाँ क्या हुआ है जी, तो हम बोलेंगे उसके पापा मर गए हैं। तो सुनने में अच्छा साउंड नहीं कर रहा है ना। सोच के देखिए, किसी के घर डेथ हुआ है तो आप उसको मरना बोल रहे हैं, हालांकि
कोई किसी की मौत ही हुई, ये बात तो सही है, लेकिन हम उसको घुमा फिरा के नहीं कर सकते हैं कि वो चल बसे, वो नहीं रहे, वो खुदा को प्यारे हो गए, वो मरने को ही हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। बात समझिए। तो आप कम रिएक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट मरना बोलेंगे तो थोड़ा दुख लगेगा। मान लीजिए उसके बेटा ही सामने, लाश के सामने बैठा हुआ है, तो उसको थोड़ा ज़्यादा दुख लगेगा कि नहीं लगेगा? सोच के देखिए, है ना। एक मोरालिटी नाम का चीज़ है कि नहीं? तो कम रिएक्ट करना, जैसे कि ही पास्ट अवे, यानी कि वो नहीं रहे, वो गुजर गए, तो मैंने कम रिएक्ट कर रहे हैं। ही इज ए स्पेशल चाइल्ड, मतलब स्पेशल चाइल्ड का मतलब क्या आता है? हम लोगों की तरह नॉर्मल नहीं होगा, जैसे 2 पैर 2 हाथ, जैसे कोई लंगड़ा लुल्हा हो गया, कोई आंखें नहीं होगा, कान नहीं है, नाकें नहीं है, मान लीजिए, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? हम लोग तो नॉर्मल आदमी हैं भाई, जैसे बोल रहे हैं, बतिया रहे हैं, 2 हाथ है, 2 पैर है, हम लोग चल रहे हैं, फिर रहे हैं। हम लोग जैसे नहीं कर सकते हैं, वो कोई होता है ना, विकलांग जिसको लोग बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं। तो विकलांग, डायरेक्ट आदमी को विकलांग कहिएगा तो बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो आपने खतरनाक रिएक्शन दे दिया, है ना। तो यूफेमिज्म में क्या होता है कि कम रिएक्ट करना, यानी कि हम उसको हम कह सकते हैं स्पेशल चाइल्ड कह सकते हैं। उस विकलांग आदमी को जिसके पास भगवान ने कोई ना कोई एक मतलब बॉडी में कुछ डिफेक्ट कर दिया है, तो हम उसको स्पेशल चाइल्ड नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट भी तो इसको बढ़ावा देता है, कहता है कि नहीं डिसेबल्ड, मतलब डिसेबल्ड का मतलब होता है वो मतलब नालायक, मतलब किसी के लायक नहीं है। मान लीजिए कि एक पैर नहीं है तो वो चलने फिरने के लायक नहीं है, दौड़ने के लायक नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सेंस लगाइए, हम और आपको सेंस लगाना है कि वो चलने फिरने में वो माने कामयाब नहीं है, उस लायक नहीं है, लेकिन हो सकता है उसको मेंटलिटी बहुत अच्छा हो, मेंटल एबिलिटी बहुत अच्छा हो, तो किसी और चीज़ के लिए वो योग्य हो सकता है। आई बात समझ में? तो किसी और चीज़ के लिए जब वो योग्य हो सकता है, एबल हो सकता है, तो हम डिसेबल्ड को डिफरेंटली एबल्ड नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट इसको बोलता है कि डिसेबल्ड नहीं बोलना है, अब उसको क्या बोलना है? डिफरेंटली एबल्ड बोलना है। यानी उसी बात को हम घुमा के डिफरेंटली एबल्ड बोल दे रहे हैं। यानी चलने फिरने में दिक्कत है, उसका फिजिकल ग्रोथ में कमी हुआ है ना, लेकिन उसका मेंटल एबिलिटी तो ठीक होगा, है ना, बात तो अच्छा कर रहा होगा, तो उसको घुमा फिर के, हालांकि वो लंगड़ा ही है, लेकिन लंगड़ा को लंगड़ा कहिएगा डायरेक्ट तो अच्छा लगेगा जी? आप सोच के देखिए, नहीं लगेगा। हम उसको क्या बोलेंगे? डिफरेंटली एबल्ड भी बोलेंगे। गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट करती है कि भाई साहब आप विकलांग को डायरेक्ट विकलांग मत बोलिए, अब विकलांग भी जो हिंदी है ना दिव्यांग बोलिए, तो दिव्यांग बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन बात वही कह रहे हैं आप मेरे। आई होप ये वाला टॉपिक यूफेमिज्म वाला टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आइए दोस्तों, बोर्ड पे लिखे हुए शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं। ये भी फिगर ऑफ स्पीच का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पर्सोनिफिकेशन देखिए, पर्सन मतलब होता है आदमी, फिकेशन पर्सोनिफिकेशन मतलब होता है मानवीकरण, यानी कि मानवीकरण, किसी निर्जीव चीज़ को सजीव की तरह ट्रीट करना, व्यवहार करना उसके साथ, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कि दीवार से बात करना, है ना, कि तुम बड़ा बदमाश हो जी, तुम मेरे छुप छुप के बात सुनते हो जी। अरे भाई, दीवार का कान थोड़ी होता है सुनने के लिए, लेकिन कान किसका होता है? इंसान का। लेकिन हम दीवार को कान की तरह, मतलब कान है उसका, ऐसे हमने ट्रीट किया, तो ये क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन हो गया, है ना। इसको और भी सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। ए मून डज नॉट ब्रीथ, चांद सांस नहीं लेता, चंद्रमा जो है वो सांस नहीं लेता। बताइए, सांस लेने का काम इंसान करना है, चांद को अब से सांस लेने लग गया। लेकिन क्या है, एक तरह का तरीका है, फिगर ऑफ स्पीच है। लोग बोलते हैं, जितने भी पोएट होते हैं, पोएटेस होते हैं, वो अपने पोएम में इस्तेमाल इसका करते हैं, इस तरह, है ना। ए लाई हैज़ नो लेग्स, मतलब झूठ का कोई सिर पैर नहीं होता है। बताइए, उसका कब पैर होने लगा? झूठा का कोई पैर और होता है। फ्लावर्स स्माइल टू सी यू, बताइए, फ्लावर क्या है? अब मुस्कुरा रहे हैं आपको देख के, ऐसा होता है। फ्लावर कभी मुस्कुराता है, लेकिन क्या है, एक तरीका है बोलने का। तो क्या हो गया, यानी कि फ्लावर को हमने कैसे ट्रीट किया? इंसान की तरह ट्रीट किया, क्योंकि स्माइल इंसान न करता है, इंसान का न लेग होता है, पैर होता है, इंसान न सांस लेता है। तो देखिए, हमने उस निर्जीव चीज़ को, आप समझ रहे हैं, मून को, लाई, मतलब इस चीज़ को हमने ऐसे सजीव, मतलब लिविंग थिंग्स की तरह इस्तेमाल किया। तो यानी कि पर्सन उसको बना दिया, क्या बना दिया? पर्सन बना दिया, यानी मानवीकरण कर दिया। क्या कर दिया भाई साहब? मानवीकरण। प्यारे दोस्तों, तो मेरा अगला टॉपिक है लाइटेटिस।
लाइटोटोस लिखा है लेकिन लाइटेटिस पढ़ते हैं। देखिए लाइटेटिस में क्या होता है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा, यानी कोई सीधी बात कही जा रही होगी लेकिन टेढ़ा तरीक़ा से, कोई सीधी बात कहिए लेकिन टेढ़ा तरीक़ा से कहिए, ठीक है ना। जैसे कि आई एम ए बॉय, तो ये सीधी बात होगी लेकिन सीधा तरीके से कहे भी हैं, लेकिन इसी चीज़ को थोड़ा उल्टा बोलते हैं। जैसे आई एम नॉट ए गर्ल, आई एम नॉट ए गर्ल, मैं एक लड़की नहीं हूँ, तो लड़की नहीं हूँ तो लड़का हूँ, इसका मतलब तो बात वही हुआ, लेकिन आपने नेगेटिव तरीके से बोला, यानी नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल करके बोला। यहाँ पे मैंने लिखा है नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव वर्ड यानी कि स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा लेकिन नेगेटिव वर्ड इस्तेमाल करके आप उसको एक्सप्रेस कर रहे होंगे। जैसे कि इट इज़ नॉट बैड, ये बुरा नहीं है, तो बुरा नहीं है भाई, तो बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं कि अच्छा है, ये नहीं कहना चाहते हैं। तो इट इज़ नॉट बैड, तो ये एक तरीका होता है फिगर ऑफ स्पीच। लिटरेरी डिवाइसेस का ये भी एक पार्ट है। आई एम फ्रॉम नो पुअर फैमिली, माने हम गरीब परिवार से बिलोंग नहीं करते हैं, यानी कि हम गरीब परिवार से नहीं हैं, तो बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं कि हम अमीर घर के हैं, ठीक है। आप समझ रहे हैं। इसमें यह भी है कि नो और नॉट का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। देखिए नॉट, यहाँ पर नो का इस्तेमाल करने को मिलेगा। आयरनी, मेरा अगला टॉपिक है आयरनी। आयरनी का मतलब होता है कोई ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें हिडन मीनिंग होगा। हिडन अंदर, मतलब अंदर छुपा हुआ कोई मीनिंग होगा, ठीक है ना, इनर मीनिंग होगा। या फिर कटाक्ष, समझते हैं कटाक्ष उल्टा है। जैसे मम्मी है ना बोलती है कि जैसे कोई काम वो कहती है करने को, हम लोग नहीं करते हैं, है ना, लेट करके करते हैं। चाहे मान लीजिए मम्मी 2 घंटा पहले कुछ बात बोली थी, कुछ काम मतलब बोली थी ये बाबू कर देना, अभी 2 घंटे बाद भी आप नहीं किए हैं, तो बोलती है मम्मी मैं कर दे रही हूँ, मैं बाहर भी जाऊँगी, हाँ ना, वो उसको भी लेके आऊँगी। जैसे लकड़ी भी चीरने को बोली है तो लकड़ी मैं ही चीर दे रही हूँ, किचन में भी मैं ही काटूँगी, तू बस बैठे रह, तू बैठे रह, मतलब उल्टा बोले, कटाक्ष मार रही हो। क्या बोल रही है? कटाक्ष मार रही है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर कटाक्ष वाली बात है। अब बताइए कोई पायलट है, तो पायलट जहाज जब उड़ाता है तो उसको हाइट से कैसे डर लगेगा? नहीं लगेगा ना डर, वो क्योंकि हाइट में ही तो हमेशा ज़्यादातर रहता है वो। तो यहाँ पे लिखा है द पायलट हैज़ फियर ऑफ हाइट्स, द पायलट हैज़ फियर ऑफ हाइट्स, मैंने एक पायलट है उसको हाइट से डर है। बताइए, मतलब ये कटाक्ष की तरफ तो है। मतलब द पुलिस स्टेशन गॉट रॉब्ड, पुलिस स्टेशन ही चोरी हो गया, बताइए उसको लूट लिया गया। ऐसा होता है। पुलिस स्टेशन क्या करती है? हमें सुरक्षा देती है, हमारे समाज में, हमारे गांव में, है ना, हमारे देश में शांति स्थापित करने का काम करती है ना। कहीं कोई क्राइम हो रहा हो उसको रोकती है, ठीक है। लेकिन पुलिस स्टेशन में ही क्राइम हो जा रहा है, बताइए, तो उल्टा कटाक्ष हो गया ना। आप समझ रहे हैं दोस्तों। मेरा अगला टॉपिक है पन, PUN। देखिए ये पन होता है, मैंने यहाँ पे फन लिखा है, मतलब इसको समझाने के लिए पन मतलब होता है जोक। क्या होता है? जोकिंग, मतलब कोई चुटकिला, वर्ड प्ले, है ना, वर्ड प्ले मतलब शब्दों का कोई खेल। जैसे चुटकिला मतलब कोई हंसने का पात्र, घिसी पिटी, जैसे मतलब बहुत ज़्यादा हंसी नहीं आता है, जैसे कपिल शर्मा हंसाता है, लेकिन वर्ड प्ले कभी कभी वो लोग भी खेलते हैं, है ना। वो गुत्थी आती है, चाहे वो भैंसी लेके आता है, वो कौन बन के आता है पता नहीं, वो मुझे याद नहीं है, तो उसमें वर्ड प्ले वाला होता है खेल, है ना। लिखा है वर्ड के साथ कोई खेला जाए, कोई हंसाने का माने काम किया जाए, तो उसको पन बोलते हैं। ए पेसिमिस्ट ब्लड टाइप इज ऑलवेज बी नेगेटिव, मतलब पेसिमिस्ट का मतलब शायद निराशावाद होता है ना। ये एक नेगेटिव आदमी जो निराशावाद के हमेशा ना बोलता है, मतलब वो पीछे किसी भी मामले में कदम हटाता है तो निराशावादी होता है ना। तो उसका क्या हो रहा है कि जो निराशावादी होता है उसका ब्लड ग्रुप भी बी नेगेटिव होता है। आप समझ रहे बात को? यानी कि जो नेगेटिव आदमी होता है उसका नेगेटिव क्या होता है? ब्लड ग्रुप भी होता है। तो वर्ड प्ले हो गया, थोड़ा सा मैंने आपको हंसाने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा हंसी नहीं आया होगा। तो इस तरह का अगर हो तो उसको पन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पन बोलते हैं। फिगर ऑफ स्पीच में वो कौन सा पार्ट कहलाता है? पन कहलाता है। दूसरा है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है कोई ऐसा सेंटेंस हो जो अपने आप में अपोजिट, एक दूसरे को कंट्राडिक्शन हो रहा हो, मतभेद अपने आप में ही हो रहा होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे अपोजिट लिखा है, एक दूसरे का अपोजिट होगा। जैसे कि एग्जांपल पहले समझेंगे, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, मतलब ये शुरुआत है किसका? खत्म होने का।
माने किसी चीज़ का ख़त्म होने का नहीं बोलते हैं, ख़त्म होगा तो 1 घंटा तक माने ख़त्म होते रहेगा। तो मान लीजिए कि 1 घंटा में अभी 5 मिनट हो चुका है, मतलब 5 मिनट और 55 मिनट बाकी है ख़त्म होने में, यानी शुरुआत हो चुका है कि यानी शुरुआत हो चुका क्या चीज़ का, ख़त्म कर होने का शुरुआत हो चुकी है। तो अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, खुद में अपोजिट हो गया। लेकिन नोट में फिर लिखवा दिया क्योंकि शुरू में मैंने बताया था ऑक्सीमोरन ये भी अपोजिट होता है, एंटीथेसिस ये भी अपोजिट होता है, यहाँ भी अपोजिट की बात हो रही है, तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन बन जाएगी, इसलिए मैंने नोट में यहाँ लिखवा रखा है। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, मैंने यहाँ पे बता रहा हूँ ऑक्सीमोरन जो अपोजिट वाली बात होगी वो सेंटेंस में वो अपोजिट एक दूसरे के करीब वाला, माने एक दूसरे के करीब आएगा वो वर्ड, है ना। उस बीच में कोई दूसरा वर्ड नहीं होगा, यहाँ पे एक वर्ड होगा तो यहाँ पे सीधा एक वर्ड होगा, ठीक है ना। इस बीच में कोई दूसरा वर्ड नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे तो वर्ड है ना, बिगिनिंग है और यहाँ पे एंडिंग है, ठीक। तो इसमें तो ऑफ द बीच में वर्ड है, तो कॉन्ट्रडिक्शन मतलब ये पैराडॉक्स हो गया। और क्या था एंटीथेसिस में, क्या था उसमें कोमा देखने को मिलेगा, मतलब अपोजिट वाली बात ये भी है, अपोजिट वाली बात ये भी है, अपोजिट वाली बात ये भी है। लेकिन आप समझ रहे हैं ना, इसमें दोनों आपस में आस ही पास होंगे, साइड बाय साइड होंगे, अपोजिट होंगे। एंटीथेसिस में कोमा देखने को मिलेंगे, कंजक्शन देखने को मिलेगा, वो एंटीथेसिस हो जाएगा। इसमें तो कोमा भी नहीं है, कंजक्शन भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लेकिन अपोजिट वाली बात है, तो ये एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्शन कर रहा है, काट रहा है, मतभेद कर रहा है आपस में ही, तो पैराडॉक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? पैराडॉक्स कहलाता है। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है। चलिए दोस्तों अगले टॉपिक को समझते हैं। हमारा अगला टॉपिक है ट्रांसफर्ड एपिथेट। एपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव। इसमें क्या होता है, जो विशेषता होती है मान लीजिए कि वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है। क्वालिटी कोई है मान लीजिए मेरे में, वो हम ट्रांसफ़र करके बात कर रहे हैं, किसी और में ट्रांसफ़र कर दी, उसको एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। द टीचर पॉइंटेड एन एंग्री फिंगर एट मी। टीचर गुस्सा वाला उंगली मेरे तरफ किया। बताइए, टीचर गुस्सा वाला उंगली मेरे तरफ किया। उंगली गुस्सा होता है क्या? सोच के देखिए, उंगली गुस्सा होता है? नहीं, गुस्सा तो टीचर है ना। यानी टीचर का गुस्सा किस में ट्रांसफर हो गया? उंगली में गुस्सा मतलब ट्रांसफर हो गया। यानी इस तरह अगर बात किया जाए, ठीक है ना, मेरा पेट मांग रहा है, माई स्टोमक इज डिमांडिंग फूड। बताइए, पेट मांगता है? पेट नहीं मांगता है, हम मांग रहे मुँह से। अरे बस में तो इस तरह ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कहीं और की बात कहीं और रेफरेंस कर रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ट्रांसफर्ड एपिथेट हो गया। आई हैड ए वंडरफुल डे, मतलब आई हैड ए वंडरफुल डे मतलब मेरा अच्छा दिन था, मेरा अच्छा दिन था। कल का, परसों का, कभी का दिन अच्छा होता है जी। दिन तो दिन है। आपने किसी काम को किया होगा, चाहे आपके साथ कुछ अच्छा हुआ होगा, अच्छा अनुभव हुआ होगा, उस अनुभव के आधार पे उस दिन को आप माने उस काम को, उस नतीजे को जो आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है, उस दिन पे आपने ट्रांसफ़र कर दिया कि वो दिन ही अच्छा था आपका। अरे वो काम अच्छा हुआ हुआ जिससे आपने कह रहे हैं कि वो मेरा दिन अच्छा था। आप सोच के देखिए, लॉजिक बन रहा है? बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। दिन तो दिन होता है। मान लीजिए कि वंडरफुल डे, मान लीजिए सोमवार था उस दिन, सोमवार किसी दिन गम हुआ होगा, किसी घर आपके साथ अच्छा हुआ है, तो दिन कैसे अच्छा हो सकता है? उसके लिए तो गम वाला दिन हो गया। बोलेगा बड़ा बेकार दिन था और आपके लिए अच्छा दिन था। यानी कोई काम अच्छा हुआ है, उसके साथ कोई मतलब गलत हुआ है तो वो गलत कहेगा उसको। तो दिन है ना, सोमवार तो सोमवार है, आपके लिए अच्छा हुआ है, वेरी गुड। तो यानी आप अपना खुशी और अपना काम का श्रेय उस दिन को देते रहे हैं, यानी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, है ना। ट्रांसफर्ड एपिथेट यानी एडजेक्टिव आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। आई होप ये वाला टॉपिक आपका क्लियर हो चुका होगा। एल्यूजन, देखिए भाई, एल्यूजन है और एक होता है, ये ए से है, एक इल्यूजन होता है। क्या होता है भाई? एक इल्यूजन होता है जिसका हिंदी होता है भ्रम। भ्रम पाल लेना, है ना, कि वो मुस्कुराई थी तेरी भाभी है। अरे भाई, आपके पीछे एक और लौंडा खड़ा था, एक और लौंडुआ खड़ा था, उसको देख के मुस्कुराई होगी। भ्रम पाल लिए, है ना। इल्यूजन वो आई से होता है, ठीक है ना, जो भ्रम पाल लेते हैं। लेकिन ये है इल्यूजन। ये क्या है भाई?
एल्यूजन। एल्यूजन का मतलब होता है कोई रेफरेंस देना, कोई बात कहना लेकिन इनडायरेक्ट बात करना, ठीक है ना। जैसे लिखा गया है द क्रिएटर, यहाँ पे लिखे हैं द क्रिएटर। द क्रिएटर मतलब क्या? बनाने वाला। बनाने वाला कौन? भगवान, खुदा। द डिस्ट्रैक्टर यानी बर्बाद भी करने वाला, ठीक है। मतलब होता है वर्ड क्लोजली रिलेटेड, माने दो वर्ड होगा वो आपस में रिलेट कर रहे होंगे, एक दूसरे के बारे में बता रहा होगा, एक बड़ा एक छोटा, मतलब कंपैरिजन हो रहा होगा, कंपैरिजन। लेकिन वो कंपैरिजन वाली बात याद रखिएगा, वो दूसरे टाइप का कंपैरिजन था, याद कीजिए। इसमें दूसरा यानी कि कंपैरिजन जो हो रहा था मेटाफर और सिमिली था, तो उसमें कंपैरिजन किया जाता है जैसे कि तुम भूत हो, जैसे कि ये रूम भट्टी है, ये रूम क्या है? भट्टी है। यानी कि रूम एक्चुअली भट्टी नहीं, वो कहना चाहते हैं कि बहुत गर्मी है, यानी रेफरेंस दे रहा था फर्नेस वाला, गर्मी को कहने के लिए, ठीक है ना। वो भूत की तरह है, यानी भूत, वो भूत है नहीं, भूत की तरह है, यानी कि वो उसका फेस कटिंग अच्छा नहीं होगा, यानी कि वो इंसान के बारे में ही बात कर रहा है, यानी बदसूरत के बारे में बात कर रहा है, यानी कि रेफरेंस दे रहा था वो, मतलब भूत डायरेक्ट नहीं है, भूत की तरह है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि ये रूम भट्टी है, तो रूम वो भट्टी नहीं है, असल में कहना चाहता है कि रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है ना। यानी कि फर्नेस की बात हो रही थी, लेकिन फर्नेस का मीनिंग नहीं था, माने फर्नेस का डायरेक्ट भट्टी वाली बात नहीं थी, ठीक है ना। भट्टी का मतलब उसमें घूस के उसमें मतलब कोयला वाला लगाते हैं, जो भी, उसका नहीं बात हो रहा था। लेकिन ये वो माने वर्ड के पीछे नहीं उसमें जाने वाली बात थी, मतलब वर्ड के पीछे मत जाइए, लेकिन इसमें वर्ड के पीछे जाना पड़ेगा, इसमें कंपैरिजन वाली बात है। देन लॉग के तो कंपैरिजन हो रहा है, तो इसमें स्वॉर्ड और पेन के बारे में कंपैरिजन हो रहा है। देखिए ठीक से देखिए, द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, यानी कि पेन जो होता है वो बहुत ताकतवर है कि इसके कंपैरिजन में स्वॉर्ड के, यानी स्वॉर्ड के बारे में ही बात हो रहा है। कंपैरिजन तो हो रही है, लेकिन किसी, ये स्वॉर्ड जो है तलवार, ये किसी और को रेफरेंस नहीं कर रहा है ना। वो फर्नेस था, वो गर्मी को रेफरेंस कर रहा था, याद कीजिए, ठीक है। स्वॉर्ड तो खुद इसके बारे में ही बात हो रहा है कि ये स्वॉर्ड क्या? तलवार। तलवार क्या करते हैं? तलवार से वार करते हैं। अब पेन क्या चीज़ का सिंबल है? एजुकेशन का सिंबल है ना। तो एजुकेशन कहीं ना कहीं ये ज़्यादा ताकतवर है वार से, तो इसके बारे में, पेन के बारे में ही बात हो रहा है, यहाँ स्वॉर्ड के बारे में ही बात हो रहा है। लेकिन वहाँ फर्नेस वाला मैंने जो एग्जांपल दिया था, वो फर्नेस के बारे में बात नहीं हो रही थी, वो रेफरेंस दे रहा था किसका? गर्मी का, है ना। याद कीजिए, दिमाग लगाइए। चलिए, तो ये मेरा आज का ये आखिरी टॉपिक है। हालांकि इसके बाद फिगर ऑफ स्पीच और 3 टॉपिक बच जाते हैं, हम फिर किसी और दिन उसको बता देंगे, क्योंकि बहुत रात हो चुकी है। ये वीडियो शूट करते करते मुझे लग रहा है ये तकरीबन 12 बज चुके होंगे, तो मैं अब यहीं पर इसको एंड कर देता हूँ। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़रूर बताएं। ये मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, टियर 3 में जो इस बार मेरे दोस्त बैठने वाले हैं 9, 10 और 11, 12 के लिए हिसाब से, जिनका इंग्लिश सब्जेक्ट होगा उनके लिए हिसाब से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। 5 से 6 नंबर इसमें पक्के जरूर हो ही जाएंगे। रखें, आसपास सफाई रखें और मन लगा कर पढ़िए। इस बार पक्का नौकरी लेकर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।